इडियम का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में इडियम मेंशन है तो उसका एज इट इज मीनिंग कैरी नहीं करेगा जो वहां पर लिखा हुआ है। वेयर एज अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज व्हाट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनदर थिंग, अगर मैं किसी भी फ्रेज को सेंटेंस से निकाल कर अलग रख दूं तो उसका अपने आप में कोई भी मीनिंग निकल कर नहीं आएगा। वन थिंग वी विल हैव टू सी इज प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज अ कहावत। कोई भी लोकल कहावत होती है उसको प्रोवर्ब कहा जाता है। इट इज बेसिकली यूज टू गिव सम विजडम काइंड ऑफ थिंग। कोई भी सलाह देने के लिए या विजडम देने के लिए यूज करी जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो अवर फर्स्ट इडियम इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सी, यहाँ पे हमको एक न्यू वर्ड मिला है, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है अपीयरेंस चेंज करना, टू चेंज वंस अपीयरेंस। यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ किंग, जहाँ पर जो राजा था अपना भेस बदलकर जनता का हाल जानने जाता है। सो इट मीन्स छुपा हुआ लाभ। दैट इज कोई भी चीज जो आपको पहले पहले लगती है कि इट इज अ नेगेटिव थिंग और अ बैड थिंग, बट लेटर ऑन इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वन और अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, losing that job was blessing in disguise, it led me to a better opportunity. नेक्स्ट वन, beat around the bush। टॉपिक से डाइवर्ट होकर, टॉपिक से अगर डाइवर्ट होकर कोई भी बात घुमा फिरा कर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टालम टोल करना। इट मीन्स अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन ऑफ्टन बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली थिंक। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, बेटर लेट देन नेवर। इट मीन्स किसी भी काम को देर से करना बेहतर है बजाय उसको कभी ना करना। That is, it is better to do something late than not to do it at all. For example, she finally submitted her assignment, better late than never. So our next idiom is bite the bullet. See, अगर आपको कोई भी बुलेट बाइट करने के लिए दे दिया जाए तो डू यू थिंक इट विल बी एन ईजी टास्क? नो। सो इट मीन्स कठिनाई को सहना और टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेल माई फ्रेंड द ट्रुथ। नेक्स्ट वन, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का बेसिकली मतलब होता है कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना। आपने देखा होगा, आप ट्रेन बस में जाते हैं तो आसपास के जो पैसेंजर्स होते हैं वो पूछते हैं आपस में कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका स्टेशन कहाँ पे आएगा। सो इट मीन्स ब्रेकिंग द आइस और टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग वेयर पीपल फील शाय और ऑकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, कॉल इट अ डे। पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद काम को समाप्त करना और खत्म करना इज व्हाट वी कॉल इट अ डे। It means to stop working on something. For example, after finishing the report, we decided to call it a day. Next one, cut corners. इसको आप ऐसे समझेंगे, अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं एंड आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप उसको फुल अटेंशन के साथ कंप्लीट करेंगे? नो, आप उसको जैसे तैसे कंप्लीट कर देंगे, है ना। सो टू डू समथिंग पुअरली और चीपली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी विच लेड टू सेवरल एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट वन, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इट इज़ बेसिकली यूज इन अ नेगेटिव सेंस। आप दूसरों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, अगर आपके साथ कोई भी वैसा बिहेव कर ले, सो इट इज़ कॉल्ड गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज क्रिटिसाइजेज अदर्स, नाउ ही इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। नेक्स्ट वन, हिट द सैक। सी, यहाँ पर एक वर्ड हमको दिख रहा है, सैक। सैक का मतलब, आपने जूट की बोरी देखी होगी, जूट की बोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर ग्रेन्स और आइटम्स, है ना। तो ऐसे समझिए कि बोरी का कोई बेड बना हुआ है एंड आप उस पर सोने जा रहे हैं। सो इट मीन्स टू गो टू बेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल हिट द सैक अर्ली टू नाइट। नेक्स्ट वन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इट मीन्स एक्सीडेंटली किसी का सीक्रेट या फिर किसी का सरप्राइज डिस्क्लोज कर देना या फिर रिवील कर देना, दैट इज राज उजागर करना। फॉर एग्जाम्पल, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, इन अ नटशेल। सी, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपको टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाने हैं तो आप सब कुछ तो नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे? डायग्राम्स यूज़ करेंगे, सिंबल्स यूज़ करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। सो किसी भी चीज़ को कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करना इज व्हाट वी कॉल इन अ नटशेल, दैट इज टू समराइज और प्रेजेंट समथिंग कंसाइजली। फॉर एग्जाम्पल, इन अ नटशेल वी नीड टू इंक्रीज अवर सेल्स एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट वन, मिस द बोट, दैट इज अवसर चूकना। अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो वी कॉल इट मिसिंग द बोट। फॉर एग्जाम्पल, he missed the boat on that job offer because he did not apply on time. Next one is once in a blue moon. यहाँ पर blue moon, it is an astronomical term. It is what? Astronomical term. इसका मतलब होता है जैसे blue moon once in a while दिखता है, ठीक वैसे ही something that happens very rarely. For example, we go out for dinner once in a blue moon. Next one, piece of cake. See, piece of cake को खाना कितना आसान होता है, so it means something that is very easy to do. For example, the exam was a piece of cake. I finished it in 30 minutes. तो अवर फाइनल इडियम ऑफ द डे इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। सी, अगर आप टेनिस खेल रहे हैं एंड बॉल आपके कोर्ट में आकर गिर जाती है तो इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड दैट बॉल। सो इट मीन्स नाउ
it is your responsibility to make the next decision. For example, I have done my part, now the ball is in your court. So for today's lecture, I have done my part and now the ball. Our first idiom is barking up the wrong tree. का basically meaning होता है कि आपने कुछ गलत चीज assume कर ली है and you are following that. For example, if you think I stole your lunch, you are barking up the wrong tree. It means looking in the wrong place or accusing the wrong person. Our next idiom is burn the midnight oil. See, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उसकी वजह से हम क्या यूज़ करते थे? ऑयल लैम्प्स यूज़ करते थे, और रात भर ऑयल लैम्प्स को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑयल की ज़रूरत पड़ती है. हेंस वर्क लेट इनटू द नाइट, रात भर काम करना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. इसका मतलब है आपको कोई भी दो ऑप्शंस दे दिए जाए एंड आपको मैंडेटरी ये चूज़ करना है, बट दोनों ही आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है. इट मीन्स फेसिंग अ डिफिकल्ट डिसीजन वेयर बोथ ऑप्शंस आर अनडिजायरेबल. सिंपली इट मीन्स आगे कुआं और पीछे खाई. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस व्हेन शी हैड टू चूज बिटवीन टू जॉब्स शी डिसलाइक्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग. इसका सिंपली मीनिंग है अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे आउट ऑफ बजट जा रही हो तो उसको खरीदने के लिए हाथ पांव बिक जाते हैं. दैट इज बहुत महंगा होना, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, दैट न्यू स्मार्टफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. नेक्स्ट वन, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. सी, अगर आपने ग्लास में मिल्क भरा हुआ है एंड अगर वो गलती से ज़मीन पर छलक जाता है, यहाँ पे हमको एक न्यू वर्ड दिख रहा है, स्पिल्ड. स्पिल यहाँ पे रूट वर्ड है. स्पिल का मतलब होता है छलकना. इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लिक्विड्स, है ना. तो अगर दूध ज़मीन पर गिर जाता है तो क्या आप वापस उसको ग्लास में रीफिल कर पाएंगे? नहीं. सो बुरा होने पर अफसोस करना और टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वी जस्ट नीड टू फिक्स द मिस्टेक. So our next idiom is curiosity killed the cat. See, this is a kind of a proverb. It is what? A proverb. इससे related multiple stories है and one of the stories is एक ट्रैप रखा हुआ था, and एक बिल्ली आई, उसको देखना था कि what is that, है ना, how it works. तो जैसे ही वो उसके पास गई वो उस ट्रैप में फंस गई. It means ज़्यादा जिज्ञासा होने के कारण she got into trouble. That is, ज़्यादा जिज्ञासा से नुकसान हो सकता है ना. दूसरों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा रखना या किसी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की इच्छा रखना, इट विल लीड अस टू ट्रबल. फॉर एग्जाम्पल, डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, रिमेंबर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. ओके, तो अवर नेक्स्ट इडियम इज डेविल्स एडवोकेट. सी, एक कोर्ट में दोनों पक्ष होते हैं, ऑफेंडर भी होता है एंड डिफेंडर भी होता है. इसमें जजमेंट पास करने के लिए दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है, तभी जजमेंट पास हो पाएगा. बट जो क्रिमिनल का एडवोकेट होता है उसको ट्रुथ पता होता है, बावजूद उसके वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है ना. इट मीन्स विरोधी दृष्टिकोण अपनाना और टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रियली बिलीव दैट बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर द डिस्कशन. तो अवर नेक्स्ट इडियम इज डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. इसका मतलब है डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन. इसका सिंपली मीनिंग है keep something private until it becomes permanent. Until what? It becomes permanent. है ना. जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट है या फिर श्योरिटी रहेगी उसकी, तब तक उसको पब्लिक नहीं करते. डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट विन द कॉन्ट्रैक्ट बट लेट्स नॉट काउंट अवर चिकन्स बिफोर दे हैच. अवर नेक्स्ट इडियम इज डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इट सिंपली मीन्स किसी भी एक जगह अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं. और डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन वन थिंग. इट इज़ वाइज टू डाइवर्सिफाई. इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए. इट इज़ डाइवर्सिफाई, विविधता लाना. इट इज़ वाइज टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो अवर नेक्स्ट इडियम इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. अब आपने देखा होगा कोई भी क्लाउड होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ क्लाउड एंड उसके बाउंड्री पर यू हैव सीन अ काइंड ऑफ सिल्वर लाइनिंग, है ना. उसकी एक सिल्वर बाउंड्री होती है. वो क्यों होती है? क्योंकि पीछे से जो सनरेज आ रही होती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना. तो बादल आने से क्या होता है? अंधेरा छा जाता है, बट बादल के हटने से आसमान साफ हो जाता है एंड जो सनरेज होती है वो प्रॉपरली अर्थ पर आ रही होती है. इट मीन्स देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज टफ बट इट लेड मी to a better opportunity. Every cloud has a silver lining. Coming to our next idiom, feeling under the weather. See, अब जैसे जैसे weather change होता है आप cold and cough catch कर लेते हैं, है ना. That is why it is called बीमारी या फिर बीमार महसूस करना. For example,
I am feeling a bit under the weather today, so I will skip the party. So our next idiom is go to the extra mile. अब आपको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 किलोमीटर्स कवर करने हैं, है ना, या फिर मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर्स की रनिंग करनी है एंड आप उससे भी ज़्यादा दौड़ लेते हैं, 1.5 किलोमीटर्स दौड़ लेते हैं. सो जितना आपने तय किया था उससे ज़्यादा आपने रनिंग कर ली. इट मीन्स अपेक्षा से अधिक प्रयास करना, और टू मेक अ ग्रेटर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू एंश्योर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड. आपने एक नेल देखा होगा, कील देखी होगी, कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, राइट. तो उसको दीवार में फिक्स करने के लिए हम हैमर से यहाँ पर हिट करते हैं ताकि वो सही से फिक्स हो जाए. इट मीन्स सही निर्णय लेना, और टू गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट. फॉर एग्जाम्पल, you hit the nail on the head with your analysis of the problem. Coming to our next idiom, in the same boat. It is basically used in a negative sense. Same boat में होना मतलब कि same trouble में होना और same difficult situation में होना. For example, we are all in the same boat when it comes to meeting this deadline. So our final idiom is it takes two to tango. It means दोनों पक्षों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए. अब देखिए, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो किसी एक पर्सन से तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. इट रिक्वायर्स टू पार्टीज. तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है. इट मीन्स बोथ पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, यू कांट ब्लेम हिम एंटायरली. इट टेक्स टू टू tango. So let's revise all the idioms and phrases we have learned till now. So our first idiom was barking up the wrong tree. It means looking in the wrong place or accusing the wrong person. Burn the midnight oil. रात भर काम करना. Caught between a rock and a hard place in a situation where both choices are undesirable. Costs an arm and a leg. जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन. नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. बीइंग टू क्यूरियस कैन लीड टू ट्रबल. नेक्स्ट वन, डेविल्स एडवोकेट. टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेटिंग. नेक्स्ट वन, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. दैट इज डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन. नेक्स्ट वन, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Don't risk everything on one thing. Next, every cloud has a silver lining. It means there is something good in every bad situation. Next one is feeling under the weather. It means feeling sick. Another one, go to the extra mile. It means to make a greater effort than expected. So, hit the nail on the head or to get something exactly right. Next one is in the same boat. It means in the same difficult situation. And the last idiom is it takes two to tango. It means both people involved in a situation must take risk. On the bandwagon. Here is a new word I'm seeing, wagon. It means an open malgadi. It is basically an American political term used for politicians or leaders for the promotion. इसमें wagons पर bands बैठे रहते थे and जहाँ से भी वो पास होता था people used to join them. तो जैसे जैसे उनके साथ मास ऐड होता जाता था वैसे वैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वॉज यूज्ड एज अ सिनोनिमस विद बीइंग इन trend. So it means join others in doing something that is currently popular or in trend. You have seen on social media कि अगर कोई ऑडियो ट्रेंडिंग में है तो लोग ट्रेंडिंग सेक्शन में बने रहने के लिए उस पर वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, है ना, शॉर्ट्स बनाते हैं. तो फॉर एग्जांपल, many people jumped on the bandwagon of social media to promote their business. So let's see how to approach this kind of question. It was asked in SSC MTS 2019 in the shift number 2. So it was asked the meaning of jump on the bandwagon. Does it mean to be extremely excited about something? No. Does it mean to be influenced easily? No. Does it mean to join a popular trend or activity? Yes. But फिर भी एक बार फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं. Does it mean to call for trouble? Also no. So the correct option would be D. Coming to our next idiom. Kill two birds with one stone. It basically means एक तीर से दो निशाने. Or to accomplish two things at the same time with a single action. For example, by going to the grocery store on the way to work, I killed two birds with one stone. So coming to this question, this was asked in SSC HSC on 10th of November 2020 in shift number 2. So select the most appropriate meaning of the following idiom, kill two birds with one stone. So does it mean to manage to do many things or tasks together? No. Does it mean to be very cruel to birds? No. Third, aim at two birds with precision? No. Fourth, accomplish two different things at the same time? Yes. So our fourth option would be correct. Coming to our next idiom, last straw. It basically means पानी सर से ऊपर चले जाना, है ना, कोई सिचुएशन में या कोई ऐसी बात कह दे जिससे अब फाइनली आपका गुस्सा फूट कर बाहर आ जाता है. So the final problem in a series that causes one to give up or lose patience. For example, rude comment was the last straw and I decided to leave the party. Coming to this question, this was asked in SSC MTS
on the shift of 20th August 2019. So it was asked the meaning of this idiom. Does it mean the end? No. Does it mean the final problem in a series of problems? Absolutely yes. Does it mean the last thing left? No. And does it mean last attempt? No. So the correct answer would be 2. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका बेसिकली मतलब है किसी भी पुरानी बात को मेंशन ना करना, ताकि लड़ाई ना हो या किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट ना हो, और अवॉइड स्टरिंग अप ओल्ड कन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज दैट कुड कॉज ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड डिड नॉट ब्रिंग अप द आर्ग्यूमेंट अगेन। So let's come to this question. This was asked in Delhi Police Head Constable wala exam on 10th of October 2022. So does it mean lying at times is okay? No. Does it mean we must not disturb someone who is passionate about something? No. Does it mean let the situation be as it is since it would result in trouble or complications? Yes. का मतलब सिचुएशन को वैसा का वैसा ही रहने दो, बट क्योंकि if you mention it, it will result in trouble. So our fourth option is must not provoke anyone. No. So correct answer would be third. Coming to our next idiom, make ends meet. का बेसिकली मतलब होता है टू मैनेज फाइनेंशियली टिपिकली विद लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास जो भी सीमित साधन है उसमें गुजारा करना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हार्ड टू मेक एंड्स मीट विद जस्ट वन सैलरी इन द फैमिली। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस वॉज आस्क्ड इन CDS 2015 एंड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था इफ देर इज एनी, बिकॉज नो इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो गिवन। So the sentence is, these days Radha finds it difficult to make both her ends meet. यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर का रूल देखेंगे। राधा यहाँ पर क्या है? इट इज अ नाउन, एंड नाउन में बी व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज इट? इज इट अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन? सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आवर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज बोथ एंड्स मीट। ऑफ कोर्स नो, क्योंकि अगर नाउन कहीं भी सेंटेंस में मेंशन है तो बात लेटर ऑन इन दैट सेंटेंस आई हैव टू यूज द प्रोनाउन फॉर इट। राधा के बारे में यूज हुआ है, सो राधा अपनी एंड्स मीट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है या फिर शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। सो फॉर राधा, राधा इज अ गर्ल्स नेम, so for girl's name I have used her, so both her ends meet, so there will be no improvement needed in this particular sentence. So correct option would be D. Coming to our next idiom, method to the madness. See, इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और despite the seemingly bizarre behavior there is a reason or purpose behind it. For example, his desk looks chaotic. Chaotic का बेसिकली मतलब होता है messy या फिर बिखरा हुआ, बट देर इज अ मेथड टू द मैडनेस। क्या बोल रहा है कि उसकी डेस्क है वो बिखरी भी लग रही है, बट देर इज अ मेथड टू द मैडनेस, बट उसके पीछे कोई पर्पस है या रीजन है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन SSC CHSL ईयर 1 इन 2022। क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मेथड टू माई मैडनेस। फर्स्ट ऑप्शन इज someone who is unpredictable and can cause damage if not kept in check. No. Second, to get someone drunk. No. Third, to state a fact so that there are no doubts or objections. No. Fourth, strange or crazy actions that appear meaningless but in the end are done for a good reason. So option fourth would be correct answer. Coming to our next idiom, miss the mark. See, इसका बेसिकली मतलब होता है, आप ऐसे समझिए एक गेम है एंड उधर आपको तीर चलाना है, ठीक है, एंड अगर आपने अपना एम मिस कर दिया एंड वो कहीं और जाके लग गया, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू मिस द मार्क और टू फेल टू अचीव द डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। जहां आप उसको एम करना चाहते थे वहां ना लगकर सर्कल के बाहर लग गया, दैट इज इच्छित परिणाम पाने में असफल होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यू फिल्म मिस द मार्क विद द ऑडियंस। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। सी, का बेसिकली मतलब होता है टू बी मेंटली डेफिशिएंट और नॉट थिंकिंग क्लियरली। अब आप जल्दबाजी में होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं तो आप सही से नहीं सोच पाते क्या सही है क्या गलत है, दैट इज मानसिक रूप से कमजोर होना या फिर ठीक से ना सोचना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज प्लेइंग विद अ फुल डेक आफ्टर दैट स्ट्रेंज डिसीजन। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, ऑन क्लाउड 9। का बेसिकली मतलब क्या होता है? सातवें आसमान पर होना, बट इन इंग्लिश इट इज द 9th आसमान। सो इट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल। व्हेन शी वन द कंपटीशन शी वाज ऑन क्लाउड 9। सी हियर देयर दिस वर्ड कंपटीशन, इसका स्पेलिंग आप साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। हाउ टू स्पेल इट? COMPETITION। आप जहां कहीं भी हैं इसको 2 बार बोलिए बस, सो दैट आप जो भी बोलेंगे आपके कान में जाएगा एंड स्पेलिंग्स याद रहेंगी। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, बी ऑन क्लाउड 9। इट वाज आस्क्ड द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड दिस वाज आस्क्ड इन MTS SSC MTS in the shift of 14th August 2019, shift 2. So does it mean to be in a state of extreme happiness? Of course, yes. Does it mean to be able to climb higher? No. Does it mean to dream of clouds? No. To think about something unrealistically? No. See, in given options,
एक ऑप्शन होगा जिसका एज इट इज मीनिंग होगा, बट हमने स्टार्टिंग में देखा था ईडियम का एज इट इज मीनिंग नहीं होता है, तो उसको जाते ही क्रॉस कर देना. टू ड्रीम ऑफ क्लाउड्स, ऑफ कोर्स नो, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 1, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस. Coming to our next idiom, on the ball. It means alert, quick and efficient in doing something. चौकस या फिर कुशल होना. For example, you need to be on the ball if you want to finish this project on time. So let's see this question. This was asked in one of the SSC exams. First, skeptic of changes or developments and thoughtful to react them. No. Second, aware. यहाँ पे aware आ गया है, but third वाले में भी aware है, right? तो हमको पूरा सेंटेंस पढ़ना है. एंड क्विक टू रिएक्ट टू दैम, ऑफ कोर्स, बट थर्ड में हमको इसका जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है, अवॉइड टू रिएक्ट टू दैम. ठीक है, तो अवॉइड नहीं, क्विक टू रिएक्ट टू दैम, राइट? सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, वंस बिटन ट्वाइस शाय. इट मीन्स आफ्टर हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस वन बिकम्स मोर कॉशियस इन द फ्यूचर. सी यहाँ भी कॉशियस का प्लीज स्पेलिंग देखकर चलना. हाउ टू स्पेल इट? CAUTIOUS. कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमको लगता है कि ये स्पेलिंग्स याद है, बट कुछ क्वेश्चंस को देखने पर वो सारी ही स्पेलिंग्स सही लगने लगती है, राइट? तो इन स्पेलिंग्स को आप जस्ट 2 बार बोल लीजिए, लिख लीजिए एंड वो अच्छे से याद हो जाएगा. तो इट मीन्स वंस बिटन ट्वाइस शाय. बेसिकली हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी अगेन. वंस बिटन ट्वाइस शाय. So let's see this question. This was asked in SSC MTS on the shift of 22 August 2019, shift 3. An unpleasant experience induces caution. क्या बोल रहा है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिससे आप कॉशियस हो जाते हैं. डज इट मीन दैट? तो येस ऑफ कोर्स, बट एक बार फिर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं. समवन हु डजंट लर्न फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. नो. समवन हु इज अफ्रेड ऑफ टेकिंग चैलेंजेस. नो. डज इट मीन टू कीप समथिंग प्रेशियस सेफली? नो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ द ब्लू. इट मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग. कोई अचानक से हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट. Coming to this question, this was asked in KVS PGT in 2017. क्या पूछ रहा है? Completely unexpectedly? Yes. Beat someone black and blue? No. Loves to wear only blue color clothes? No. Completely honestly? No. So the correct option would be 1. Coming to our next idiom, piece of the pie. See, it means a share of something, usually profits or benefits. या फिर किसी चीज में हिस्सा होना. अब क्या होता है? एक पाई है बेसिकली, इसके हमने मल्टीपल पीसेस कर दिए एंड एक आपको दे दिया जाए, तो आपका तो बेनिफिट ही हुआ ना. So it means किसी चीज में हिस्सा होना. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ द पाई व्हेन अ बिजनेस इज सक्सेसफुल. कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन SSC MTS ऑन 14 अक्टूबर 2021. क्या पूछ रहा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अ पीस ऑफ केक. सो अ शेयर इन मनी और बिजनेस. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, पुलिंग समवन्स लेग. इट मीन्स टीजिंग और फूलिंग समवन इन अ प्लेफुल वे, मजाकिया तरीके से किसी को चिढ़ाना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ही वाज मूविंग टू पेरिस बट ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग. So let's see this question. This was asked in SSC CGL 2019, shift 3. का basically meaning पूछा गया था idiom का. So does it mean to joke with someone? Yes. Does it mean to make friendship with someone? No. Does it mean to quarrel with someone? No. Does it mean to play with someone? No. तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड दिखाई दे रहा है. quarrel का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना. ठीक है. So the correct option would be number 1. Coming to our next idiom, put the cart before the horse. See, अगर आपने कोई horse cart देखा होगा, कोई घोड़ा गाड़ी देखी होगी, उसमें क्या होता है? जो हॉर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हॉर्स है, ठीक है, तो हॉर्स के पीछे कार्ट लगी हुई होती है ना, तभी तो वो उसको खींच पाएगा. एंड इसी को आपने उल्टा कर दिया कि हॉर्स को तो पीछे रख दिया एंड कार्ट को आगे रख दिया एंड ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो क्या ऐसा कभी काम हो सकता है? विल इट वर्क? ऑफ कोर्स नो. तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को गलत तरीके से करना. टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग अ सेलिब्रेशन बिफोर द प्रपोजल इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. Coming to this question, this was asked in SSC CGL 2019, shift 3. क्या पूछ रहा है? One must learn to prioritize in life. It never pays to put the cart before the horse. So underline words का मतलब क्या है? Does it mean to postpone till the last movement? No. Does it mean to do things spontaneously? No. Does it mean to do last things first? Of course, yes. And fourth भी पढ़ लेते हैं. Does it mean to perform many tasks simultaneously? Of course, no. So correct answer would be option number 3. Okay. So let's revise all the idioms and phrases we have learned till now. First one was jump on the bandwagon. किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना. नेक्स्ट वन, किल 2 birds with 1 stone. एक तीर से 2 निशाने. नेक्स्ट वन, लास्ट स्ट्रॉ. कोई भी ऐसी बात जिससे आपका पेशेंस खत्म हो जाए और पानी सर से ऊपर चले जाना. नेक्स्ट वन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. पुरानी बात को मेंशन ना करना या फिर गड़े मुर्दे ना उखाड़ना. नेक्स्ट वन, मेक एंड्स मीट. आपके पास जो भी साधन अवेलेबल हैं उनसे फाइनेंशियली सर्वाइव करना. नेक्स्ट वन, मैथड टू द मैडनेस. इसका क्या मतलब था? रिकॉल कीजिए एंड आंसर इट. Next one, miss the mark.
इट मीन्स आपने जो परिणाम सोचा था वो ना मिलना। नेक्स्ट वन, नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, इट मीन्स मानसिक रूप से कमजोर होना या फिर क्लियरली ना सोचना। नेक्स्ट वन, ऑन क्लाउड 9, इट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट वन, ऑन द बॉल, इट वॉज ईजी, अवेयर रहना या फिर चौकस रहना। नेक्स्ट वन, वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट वन, पीस ऑफ द पाई, पीस ऑफ द पाई क्या होता है? अ शेयर ऑफ समथिंग, यूजुअली प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स। नेक्स्ट वन, पुलिंग समवंस लेग, किसी के साथ मजाक करना। एंड फाइनल वॉज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका रेड, ब्लू, so let's get started now. Our first idiom of the day is red letter day, which means a very important और memorable day. आपने नोटिस किया होगा कैलेंडर में स्पेशल डेज एंड डेट्स मार्क होते हैं तो उन पे रेड कलर यूज किया जाता है टू सिग्निफाई सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, या तो कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई हॉलीडे होता है। इससे रिलेटेड एक PYQ देख लेते हैं। दिस वॉज आस्क्ड इन CHSL 2019। पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड लेटर डे। तो डज इट मीन टू बी अ वेरी स्पेशल डे? यस, जस्ट हमने अभी देखा है। डज इट मीन टू बी अ वेरी फ्राइटफुल डे? फ्राइटफुल का मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है बैड और वेरी अनप्लेजेंट। थर्ड ऑप्शन इज वेरी कोल्ड डे, नो। वेरी हॉट डे, नो। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, रेड टेप। इट इज ऑल्सो अ क्लोथिंग ब्रांड एंड लाइफस्टाइल ब्रांड एज वेल। इट मीन्स एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी कीवर्ड है, जहाँ भी आपको मिले दैट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और स्ट्रिक्ट एडहेरेंसेस टू रूल्स दैट डिले प्रोग्रेस। कोई भी गैर जरूरी औपचारिकताएं जिससे हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो डिले हो जाती है। For example, the project was delayed due to red tape in government offices. Let's see this question. This was asked in CGL 2022. पूछा गया था, what do you understand by red tape? So does it mean to catch someone at the moment they are doing something wrong? No. क्या आपको यहाँ से कोई इडियम याद आ रहा है? इसको बोलते हैं caught red-handed. रंगे हाथों किसी को पकड़ लेना। सेकेंड ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे कीवर्ड आ गया। थर्ड पे आते हैं, हैव अ नेगेटिव अमाउंट इन योर बैंक बैलेंस, नो। Something unimportant that takes attention away from the main subject, also no. So correct option number would be 2. Moving forward, green with envy. It means extremely jealous. This idiom is taken from a book written by Shakespeare named Othello. यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है ओथेलो एंड इयागो के बीच में, एंड इयागो कंपेयर्स जेलसी विद द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, सो आई थॉट कि यहाँ पर रेफरेंस ऐड कर देती हूँ। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकेबलरी यू कैन ऑल्सो रीड दिस बुक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसमें पेजेस भी काफ़ी कम है, तो डुएबल है एक दिन में इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इट मीन्स अत्यधिक ईर्ष्या करना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स न्यू कार। इससे रिलेटेड एक PYQ है। दिस वॉज आस्क्ड इन UP टेट 2017। पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इट मीन्स क्या होता है? सो डज इट मीन टू बी जेलस? यस। डज इट मीन टू बी सिक? नहीं। एंग्री? नहीं। एंड ब्लाइंड? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी नंबर 1। नेक्स्ट इडियम, ग्रीन थंब। इट मीन्स अ नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग, या फिर बागवानी में कुशल होना। यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगाई है ताकि आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी फॉर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर हैज ग्रीन थंब, हर गार्डन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस वॉज आस्क्ड इन DSSB 2021। पूछा गया था टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन। देखिए इडियम का मतलब एज इट इज नहीं होता है, सो हम जो भी इनका लिटरल मीनिंग है उसको पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, नो। वन इज आर्टिस्टिक, नो। वन हैज अ ग्रीन टैटू ऑन द थंब, नो। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर इज 2, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। कमिंग टू आवर नेक्स्ट इडियम, इन द रेड। इसका मतलब होता है टू बी इन डेट। ये जो वर्ड है DEBT, इसको प्रोनाउंस करते हैं डेट एज अ डेट, क्योंकि यहाँ पर जो बी है ये एक साइलेंट लेटर है। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं होते थे, सो अकाउंटेंट्स यूज्ड टू डिनोट लॉस एंड गेन विद द हेल्प ऑफ कलर्स। लॉस को दर्शाने के लिए वो रेड कलर का यूज करते थे, एंड गेन को दर्शाने के लिए वो ब्लैक कलर का यूज करते थे। तो लॉस का जस्ट उल्टा होता है गेन, एंड गेन का इडियम होता है टू बी इन ब्लैक। यहाँ पे हमने एक और इडियम कवर कर लिया। So to use this in example, we can say that after the pandemic, many businesses were in the red. Let's see this question. This was asked in CHSL 2018. What does it mean to be in the red? So does it mean to be the top performer? No. Does it mean to be in loss or debt? Yes. Does it mean to be in the list of people who are never invited? No. Does it mean to be in the bad books of a person? Of course, no. So correct option number would be 2. So our next idiom is out of the blue. It means unexpectedly or without warning. Its origin story is bolt out of the blue. Bolt out ऑफ द ब्लू। आपने थंडरबोल्ट देखा होगा, एंड आसमान कलर में कैसा होता है? नीला होता है, बट थंडरबोल्ट जब आता है तो अचानक से आता है। सो उसका ओरिजिन यहीं से हुआ था कि कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेडली होना या फिर बिना किसी चेतावनी के होना। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन CGL 2021। पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस इडियम।
So does it mean to be completely unexpectedly? Yes. Does it mean to beat someone black and blue? देखिए ये लिटरल मीनिंग है, सो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे. Loves to wear only blue color clothes? No. Completely honestly? Of course no. So correct option number would be 1. Moving forward, ब्लैक शीप. ब्लैक शीप का बेसिकली मतलब होता है परिवार का कलंक होना, या फिर अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ डिसग्रेस टू अ फैमिली और अ ग्रुप. फॉर एग्जांपल, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बिकॉज ही नेवर फॉलो द रूल्स. इस क्वेश्चन को देखते हैं. दिस वाज आस्क्ड इन सीपीओ 2024. काफी रिसेंट है, तो चांसेस हैं आगे भी पूछा जा सकता है. तो डज इट मीन टू बी नाइव? नो. डज इट मीन टू बी मिसक्रिएंट? नो. डज इट मीन टू बी डिसरेप्यूटेबल? यस. जस्ट हमने अभी पढ़ा था, जो कलंक होता है, जिसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं. सो डज इट मीन टू बी इंटेलिजेंट? ऑफ कोर्स नो. मूविंग फॉरवर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी एम्बिग्विटी. अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, सीधे तरीके से रखना इज व्हाट वी कॉल ब्लैक एंड व्हाइट. फॉर एग्जांपल, द रूल्स आर रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट. रूल्स जो लिखे हुए हैं वो काफी एकदम आपको स्पष्ट शब्दों में बताए गए हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन सीजीएल 2019. पूछा गया था कि लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट. तो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इनका मतलब बताना था. तो डज इट मीन टू बी पेंटेड इन कलर? नो. डज इट मीन टू बी इन राइटिंग? Probably. Does it mean to written on the blackboard? No. Does it mean to printed in colored ink? No. So correct option number would be to in writing. एकदम स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में. देखिए आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस ईडियम के कहने का मतलब क्या है. तो जो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलेशंस कैसे हो सकते हैं? या तो रिटर्न में हो सकते हैं या फिर किसी ऑफिशियल फॉर्मेट में हो सकते हैं. तो यहाँ पे रेगुलेशंस की बात हो रही है राइटिंग फॉर्मेट में. मूविंग फॉरवर्ड, अवर ईडियम इज कॉट रेड हैंडेड. देखिए अभी जस्ट कुछ स्लाइड्स पहले हमने ये कवर किया था. ट्रू ऑप्शंस. इट मीन्स रंगे हाथों पकड़े जाना, और वो भी तब जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं. To be caught in the act of doing something wrong. For example, the thief was caught red-handed stealing a wallet. Let's see this question. This was asked in CHSL 2020. पूछा गया था, what do you understand by caught red-handed? So does it mean to caught by someone wearing a red wristband? No. यहाँ पे literal meaning दे रखा है, so नहीं होगा. Caught stealing red objects. आपने ऑब्जेक्ट्स को भी रेड कलर दे दिया, नहीं. Caught with a hand covered in blood. इसका भी literal meaning है, नहीं. Caught in the act of doing something illegal. और यहाँ पर wrong भी हो सकता था. So our fourth option would be correct answer. Moving forward, tickled pink. It means extremely pleased or happy. बहुत खुश होना. For example, she was tickled pink by the surprise party. आप खुश होते हैं तो आप blush करते हैं. Blush का कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है, right? Okay. So let's see this question. This was asked in SSC GD 2021. पूछा गया था, what do you understand by the idiom tickled pink? So does it mean to be fond of pink? No. Literal meaning हो गया very sensitive. No. Very pleased. That is खुश होना. And easily pleased? Of course no. So correct option number would be 3. Moving forward, in the pink. See, tickled pink and in the pink में प्लीज कंफ्यूज मत होइए. दैट इज वाई ये दोनों मैंने साथ में लिए हैं, ताकि आप इसको अच्छे से कंपेयर कर पाएं. इन द पिंक का मतलब होता है इन अ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत में होना, फिट एंड फाइन जिसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द सर्जरी ही इज नाउ इन द पिंक. लेट्स सी दिस इडियम. दिस वाज आस्क्ड इन एनडीए 2022. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बी इन द पिंक? टू बी वेरी हेल्दी. यस, हेल्थ से रिलेटेड था. टू बी वेरी कलरफुल, नहीं. सैड, नहीं. एंड रिच, नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 1. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाइट लाई. व्हाइट लाई का मतलब होता है जब आप झूठ तो बोल देते हैं, बट वो बहुत ही निर्दोष झूठ होता है, बहुत ही भोला होता है, एंड दैट इज टू हार्मलेस. किसी को हार्म नहीं पहुंचाता वो. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड अ व्हाइट लाई टू अवॉइड अपसेटिंग हर. किसी को अपसेट करने के लिए अगर आपने कोई झूठ बोल दिया है तो उसको बोलते हैं टू टेल अ व्हाइट लाई. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन MTS 2017. डायरेक्ट पूछा गया था. कभी कभी सेंटेंस में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. तो हमको इन दोनों सिचुएशंस के हिसाब से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा. तो डज इट मीन टू टेल द ट्रुथ? नो. एट लार्ज? नो. हिडन ट्रुथ? नो. A harmless or trivial lie? Yes. So option number 4 would be correct answer. Next idiom is red herring. It means something that distracts from the main issue. या फिर ध्यान भटकाने वाली बात. For example, the detective ignored the red herring and focused on the real clues. Let's see this question. This was asked in NET 2022. Which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting, यहाँ पे distracting को please note down करिए क्योंकि ये keyword है. In which a distracting element is introduced to obscure an opponent's position. So does it mean to be an appeal to emotion? No. Appeal to inappropriate authority? No. Argument ad hominem? No. Red herring? Yes. तो वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है. ईडियम दे देगा एंड उसके ऑप्शन पूछ लेगा, या फिर आपको ऑप्शन दे देंगे एंड उसका ईडियम पूछ लेंगे. सो रेड हेरिंग का मतलब यही तो होता है कि अ टाइप ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी इन विच अ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑब्सक्योर एन ओपोनेंट्स पोजीशन. ध्यान भटकाने वाली कोई भी बात करना. मूविंग फॉरवर्ड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. गोल्ड इज व्हाट? इट इज अ प्रेशियस एलिमेंट. तो प्रेशियस एलिमेंट को हम मिस थोड़ी ना करेंगे. अ चांस दैट इज वेरी वैल्यूएबल एंड शुड नॉट बी मिस्ड. कोई सुनहरा अवसर होना. For example, this job is a golden opportunity for me to grow. Let's see this question. This was asked in DSSB 2022. पूछा गया था which option correctly rectifies the error. आपको
कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा सेगमेंट छांटना है जो ऑप्शंस में से उसको रिप्लेस कर सके। तो इट इज़ अ गोल्डन सिचुएशन, ग्रैब इट बिफोर इट इज़ गॉन। तो इट इज़ अ गोल्डन सेटिंग। गोल्डन सेटिंग कोई इडियम होता है? नहीं होता। इट इज़ अ गोल्डन केस नहीं होता। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जस्ट हमने पढ़ा है ग्रैब इट बिफोर इट इज़ गॉन। एंड इट इज़ गोल्डन पॉसिबिलिटी, ये भी कोई इडियम नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी थर्ड। क्या होगा? इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट बिफोर इट इज़ गॉन। फाइन, आगे चलते हैं। येलो बैलिड। येलो बैलिड का मतलब होता है वेरी वेरी कावर्डली, या फिर बहुत डरपोक होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू येलो बैलिड टू फेस हिज प्रॉब्लम्स। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन CGL 2022। पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड एक ईडियम है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है एंड उसका मतलब पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है? व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट, ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स बिकम येलो बैलीज। तो हमको सेंटेंस पढ़कर ही पता चल रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिव थिंग, है ना। वॉर आ गया एंड वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आ गए, तो इट इज टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिव थिंग। तो डज इट मीन टू बी zealots? No. Does it mean to be coward? Yes. Does it mean to be septic? No. And does it mean to be upset stomach? No. Let's see the meaning of these words, zealots and septics. Zealot का मतलब होता है someone who is very enthusiastic. Please note down the spelling as well. Enthusiastic या फिर कट्टरपंथी होना, स्पेशली रिलीजन को लेकर, ठीक है, उसको बोलते हैं zealots. Our next word is septics. Septics का मतलब होता है someone who doubts too much, संशय करने वाला इंसान, ठीक है, डाउट करने वाला या फिर संशय करने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 2। Okay, so let's revise all the idioms and phrases we have learned today. First one was red letter day, which means a very important day. Very important day. Second is red tape, which means excessive bureaucracy, जो गैर जरूरी औपचारिकताएं होती हैं, ब्यूरोक्रेसी। थर्ड वन वॉज ग्रीन विद एनवी। ग्रीन विद एनवी का हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था ऑथेलो की बुक से, विच वॉज जेलस होना। नेक्स्ट इज ग्रीन थंब, बागवानी में बहुत कुशल होना। नेक्स्ट वन इज इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है टू बी इन लॉस या फिर डेट में होना। नेक्स्ट वन वॉज आउट ऑफ द ब्लू, विच मीन्स अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट वन वॉज ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है डिसग्रेस टू फैमिली। ब्लैक एंड व्हाइट आप याद करके बताएं क्या था? कॉट रेड हैंडेड, इसका मतलब कोई रॉन्ग डूइंग्स करते हुए पकड़े जाना। अनदर वन वॉज टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। इन द पिंक का मतलब होता है हेल्दी, टू बी इन अ गुड हेल्थ। व्हाइट लाई का मतलब होता है कोई ऐसा झूठ जो किसी को हार्म ना करे, हार्मलेस लाई। नेक्स्ट वन वॉज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द मेन इशू। मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई भी स्टेटमेंट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा चांस जिसको आप मिस नहीं कर सकते, दैट कैनॉट बी मिस्ड। येलो बैलिड का मतलब होता है वेरी कावर्डली, डरपोक जिसको बोलते हैं। एंड फाइनली अवर ईडियम वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, जिसका मतलब होता है कि वाले सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अवर फर्स्ट ईडियम इज पेंट द टाउन रेड, विच मीन्स टू गो आउट एंड हैव अ फन, यूजुअली विद अदर्स। एक सॉन्ग भी है डोजा कैट का जिसमें देयर इज अ लिरिक्स, आई डोंट केयर, आई पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन red. All right. So, for example, after getting the promotion, they decided to paint the town red. Moving on, next idiom is feeling blue, which means उदास महसूस करना या फिर feel sad और down hearted. इसका एक previous year question था, idiom का मतलब पूछा गया था. So, does this mean to be low spirited? See, low spirited का मतलब होता है depressed,
या फिर सैड होना। तो यस, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है लो स्पिरिटेड। और ऑप्शंस देख लेते हैं। इन अ पार्टनरशिप यूजुअली फॉर अ डिसऑनेस्ट रीजन, नो। इन अ स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम, नो। नेक्स्ट वन, टू गिव इन राइटिंग, नो। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 1। मूविंग अहेड, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स विच मीन्स टू रेन हैवीली। अब इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सच में कुत्ते और बिल्ली की बारिश नहीं हो रही होती है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन ओल्ड फॉक टेल, जिसमें बोला जाता था कि भारी बारिश होने की वजह से जो डेड बॉडीज होता है जानवर का, वो वॉश आउट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर विच मीन्स स्वस्थ नहीं होना। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी कवर किया था, आई होप यू रिमेंबर इट। For example, I'm feeling a bit under the weather today, so I'm going to rest at home. Coming to our next idiom, every cloud has a silver lining. ये भी हमने previous lectures में cover किया हुआ है. It means there is something good in every bad situation. अगर आपको पहले लगता है कि there is a negative situation, but बाद में आते आते वो positive outcome उसका निकल कर आता है. For example, I lost my job, but every cloud has a silver lining. I found a better opportunity shortly after. Moving ahead, make hay while the sun shines. इसका basically use किया जाता था farmers के लिए. फार्मर्स के लिए बोला जाता था कि देखिए, जब तक आपकी सन रेज आ रही है तब तक यू हैव टाइम कि अपने जो हेज हैं या आपका जो भी आपने खेती उगाई हुई है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड उसको रख सकते हैं जब तक बारिश नहीं आ जाती है। लेकिन बारिश, क्योंकि बारिश आने पर तो सब इनका खराब हो जाएगा फसल, तो इट मीन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अ गुड सिचुएशन वाइल इट लास्ट्स, एंजॉय वाइल इट लास्ट्स। तो जब तक आपके पास एंजॉयमेंट है, वो अपॉर्चुनिटी है, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड फिनिश द प्रोजेक्ट नाउ, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए, टी कप कितना छोटा सा होता है एंड क्या ये पॉसिबल है कि उसमें स्टॉर्म आ जाए? नो। तो इसका बेसिकली मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर उसको एग्जेजरेट कर देना कि वो बहुत ही बड़ी लगने लगती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कोई इशू होता नहीं है। तो इट मीन्स अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट हैज बीन एग्जेजरेटेड। देखिए, यहाँ पे आप इसका एग्जेजरेट का स्पेलिंग नोट कीजिए, इट इज EXAGGERATED। ध्यान रखिए, आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप अबाउट लूजिंग हर कीज, इट इज नॉट दैट अ बिग डील। सो बेसिकली एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को, अब वो सिचुएशन किसी भी टाइप की हो सकती है। अगर वो वर्स है तो उसको और वर्स बना देता है, अगर वो हैप्पी है तो उसको और हैप्पी बना देता है, एंड अगर वो कंफ्यूज्ड है तो उसको और कंफ्यूज्ड बना देता है। मतलब जिस भी स्टेट में है वो उसी का अपर लेवल का उसको बताना। मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज चेज रेनबोज। बोला जाता था कि रेनबो के एकदम अंत में एक पॉट रखा हुआ है विच इज फुल ऑफ गोल्ड। तो अगर आप रेनबो के एंड तक पहुंच जाएंगे तो इट इज पॉसिबल कि आपको वो गोल्ड का पॉट मिल जाए। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम रेनबो के एकदम एंड तक पहुंच सके? नहीं। सो चेज रेनबोज का मतलब होता है टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स और ड्रीम्स जो कभी पूरे नहीं हो सकते या फिर असंभव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ चेजिंग रेनबोज, फोकस ऑन अचीवेबल गोल्स। मूविंग अहेड, फेयर वेदर फ्रेंड, इट मीन्स अ फ्रेंड हु इज ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। वो पर्सन या फिर वो फ्रेंड जो आपके सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देता है उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, डोंट रिलाई ऑन टॉम, ही इज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट वन, इन अ फॉग, इट मीन्स टू बी कंफ्यूज्ड और नॉट टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली। बेसिकली क्या होता है कि जनरली हम फॉग का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको साफ दिखाई नहीं देता है ना, हमारा जो विजन होता है दैट इज नॉट क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन अ फॉग ड्यूरिंग द मीटिंग बिकॉज द टॉपिक वॉज सो कॉम्प्लेक्स। भ्रमित होना या फिर स्पष्ट ना होना। मूविंग अहेड, सेव फॉर अ रेनी डे, इट मीन्स आपातकाल के लिए पैसे बचाना। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तब के लिए कोई भी फंड बचाना, कोई भी रिसोर्स बचाना, उसको बोलते हैं सेव फॉर अ रेनी डे, विच मीन्स टू सेव मनी फॉर अ फ्यूचर नीड और इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव फॉर अ रेनी डे इन केस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। तो फ्रेंड्स, इट इज बेटर दैट वी ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे। हमको नहीं पता कब कैसी सिचुएशन आ जाए, सो वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज टेक अ रेन चेक। इसका ओरिजिन बेसिकली बेसबॉल के गेम से हुआ था। जब ऑडियंस टिकट ले लेते थे एंड इन केस अगर वो गेम कैंसिल हो जाता है ड्यू टू रेन, तो उन्हीं ऑडियंस को बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स दिया जाता है कंपनसेट करने के लिए कि जो नेक्स्ट गेम होगा उसमें आपको सीट्स फॉर श्योर प्रोवाइड करी जाएगी। तो तब से ये वर्ड सिनोनिमसली यूज किया जाता है टू पोस्टपोन और डिक्लाइन एन इन्विटेशन और ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट अटेंड द पार्टी टू नाइट बट आई विल टेक अ रेन चेक एंड जॉइन द नेक्स्ट टाइम। तो टेक अ रेन चेक का मतलब होता है किसी चीज को बाद के लिए टाल देना। मूविंग अहेड, अवर नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ द ब्लू। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है। प्लीज कवर ऑल दोज प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम बैक टू इट। इट मीन्स समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कीवर्ड है, रिमेंबर इट। फॉर एग्जाम्पल, द जॉब ऑफर केम आउट ऑफ द ब्लू एंड आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अवर नेक्स्ट इडियम इज इन द ब्लैक, विच मीन्स आर्थिक रूप से लाभ में होना। अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था इन द रेड एंड इन द ब्लैक। ग्राफ बनाकर क्या पढ़ा था हमने कि पहले जो अकाउंटेंट्स थे वो दर्शाते थे कि किसी भी पर्सन को लॉस या फिर गेन हुआ है
यूजिंग कलर्स। तो इन द रेड का मतलब होता था टू बी इन लॉस एंड इन द ब्लैक का मतलब होता था टू बी इन गेन। सो हियर इन द ब्लैक मीन्स टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल और नॉट इन डेट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगलिंग द कंपनी इज फाइनली इन द ब्लैक। तो ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हैं, रिमेंबर इट, काम आ सकता है। मूविंग अहेड, अवर लास्ट इडियम ऑफ द डे इज ब्लैक एंड व्हाइट, विच मीन्स स्पष्ट और सरल। आपने देखा होगा, आपने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स देखी होंगी, उसमें दो ही कलर्स होते हैं, या तो ब्लैक होता है या फिर व्हाइट होता है। तो क्या ये इजीली डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर ब्लैक एंड कहाँ पर व्हाइट है? सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विद नो एम्बिग्विटी। नाउ इट इज योर होमवर्क, आप जाएंगे एंड चेक करेंगे एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंड हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द रूल्स ऑफ द गेम आर ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो कंफ्यूजन। नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द idioms एंड phrases वी हैव लर्नड टिल नाउ। यहाँ पर वी हैव कवर्ड 15 idioms एंड phrases, बट आंसर्स में मैंने सिर्फ 13 लिए हैं। क्यों? क्योंकि 2 idioms ऐसे होंगे जिनका आंसर हम ऑब्जेक्टिव रूप में देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अवर फर्स्ट idiom was, ये शफल्ड ऑर्डर में है, तो इट इज नॉट इन एन ऑर्डरली फॉर्म। फर्स्ट idiom इज चेज रेनबोज। चेज रेनबोज से आपको कुछ याद आ रहा है कि रेनबो के एंड में कोई पॉट होता था एंड जिसमें गोल्ड रखा हुआ होता था। सो इट मीन्स कोई असंभव चीज को एक्सपेक्ट करना या उसको करने की कोशिश करना। सो लेट्स सी इसमें कौन सा वर्ड है जो अनएक्सपेक्टेड चीज को करने की बात कर रहा है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वर्ड, द कीवर्ड जो मैच करता है चेज रेनबोज के मीनिंग से। कुछ अनरियलिस्टिक गोल से रिलेटेड था, तो आई कैन सी इट इन ऑप्शन नंबर 7। तो चेज रेनबोज का मतलब होता है अनरियलिस्टिक गोल्स। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ द ब्लू, इसका कीवर्ड क्या था? अनएक्सपेक्टेड। क्या अनएक्सपेक्टेड मुझे दिख रहा है? यस, इट इज इन ऑप्शन नंबर 10। सो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली होना। नेक्स्ट वन, फेयर वेदर फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ आपके अच्छे समय में साथ देता है। ऑप्शन नंबर 6, ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, जब आपके साथ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तभी वो हमारे अराउंड रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 6 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इन अ फॉग। इन अ फॉग का हमने कैसे याद किया था कि जब थिंग्स क्लियर नहीं होते हैं, हम बाहर भी अगर जाते हैं ठंड के टाइम में, तो एनवायरमेंट क्लियर नहीं होता है, सराउंडिंग क्लियर नहीं होती है, सो हम क्लियरली उसको देख नहीं पाते हैं। तो लेट्स सी क्या इसमें कोई रिलेटेड है जो क्लियर नहीं होता है। ओके, सो क्लियर ना होने की वजह से हम अंदर कार में बैठे बैठे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है। सो इज देयर एनी वर्ड जो आपका अनक्लियर से या फिर कंफ्यूज से रिलेट कर रहा है? आई कैन सी इट इन ऑप्शन नंबर 4। तो इन अ फॉग का मतलब होता है कंफ्यूज होना। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये किससे रिलेटेड था? भारी बारिश से रिलेटेड था। सो डज इट मीन टू रेनिंग हैवीली? यस। तो ऑप्शन नंबर 5 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या था? एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 8, एकदम क्लियरली लिखा हुआ होना। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, अंडर द वेदर, क्या ये आपकी कुछ हेल्थ से रिलेटेड था? यस, ऑफ कोर्स इट वाज। अंडर द वेदर का मतलब हेल्दी ना होना। तो हेल्दी ना होने को क्या बोलते हैं? सिक। तो ऑप्शन नंबर 11 वुड बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब पहले जो आपको लग रहा है कि कोई बुरी चीज़ है, वो बाद में जाके टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वन और गुड थिंग। तो 13th ऑप्शन इसको मैच कर रहा है, समथिंग गुड इन एवरी बैड। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 13। नेक्स्ट वन, टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है? जस्ट हमने देखा था, इवेंट को पोस्टपोन कर देना या फिर टाल देना। बेसबॉल वाला एग्जाम्पल, प्लीज रिमेंबर इट, किसी को टाल देना या फिर पोस्टपोन कर देना। तो ऑप्शन नंबर 9 वुड बी करेक्ट ऑप्शन, पोस्टपोन कर देना। नेक्स्ट वन, इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का हमने देखा था, अकाउंटेंट्स यूज करते थे कलर्स को गेन एंड लॉस बताने के लिए। लॉस बताने के लिए दे यूज टू यूज रेड कलर एंड गेन बताने के लिए दे यूज्ड ब्लैक कलर। तो इन द ब्लैक का मतलब होता है नॉट इन डेट, नॉट इन डेट। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 3rd। नेक्स्ट वन, सेव फॉर अ रेनी डे, इमरजेंसी के लिए बचा के रखना। सो ऑप्शन नंबर 12 वुड बी करेक्ट ऑप्शन, सेव मनी फॉर इमरजेंसी। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब क्या होता है? जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको एंजॉय करो। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी टू एंजॉय व्हाइल इट लास्ट। नेक्स्ट इडियम, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब हमने कीवर्ड देखा था एक्सेजरेट करना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सो कैन यू सी एनी वर्ड जो एक्सेजरेटेड के नियर बाई हो? यस, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एक्सेजरेटेड फॉर्म में बातों को बताना। करेक्ट ऑप्शन नंबर वुड बी 1। नेक्स्ट इडियम इज फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब क्या होता है? इसमें हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा था जिसमें देयर वाज दिस इमोजी एंड इट वाज वेरी सैड। तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है सैडनेस, राइट? कमिंग टू आवर फाइनल इडियम, पेंट द टाउन रेड। दिस वाज बेसिकली आवर फर्स्ट इडियम ऑफ द डे, व्हिच मींस टू गो आउट and have fun. All right, so I hope today's session was exciting for you. I tried to make it interesting. Our first idiom of the day is back to the drawing board, which means to start over again after a failure. इसका origin आता है न्यूयॉर्क के एक कार्टून से, जहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है एंड द इंजीनियर, वन ऑफ द इंजीनियर्स, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वॉक्स अवे फ्रॉम इट सेइंग वेल बैक टू द ओल्ड ड्राइंग बोर्ड। बेसिकली ड्राइंग बोर्ड यूज किया जाता है आर्किटेक्ट्स या फिर इंजीनियर्स के द्वारा टू डिजाइन एनी ऑफ द प्लान डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सो विच मीन्स यूज्ड व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच।
For example, after the software crashed, the developers went back to the drawing board. Next idiom is bite off more than you can chew. इतना अपना माउथ फुल ऑफ फूड कर लेना कि आप उसको बाद में च्यू ना कर पाएं. यू कैन सी हियर हैमस्टर. अब इसके लिए ये फूड पार्टिकल बहुत बड़ा है, क्या ये इसको च्यू कर पाएगा? नो. सो विच मीन्स टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल. ज़्यादा लोड ले लेना जो आप बाद में हैंडल ना कर पाएं. विच मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट और बियॉन्ड योर एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, बाय एग्रीइंग टू मैनेज 2 प्रोजेक्ट्स एट वंस ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू. नेक्स्ट इडियम इज बिल्ड कासल्स इन द एयर. यहाँ पे प्लीज कासल्स का स्पेलिंग ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है. इट मीन्स टू मेक अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल प्लान्स. हिंदी में जिसको बोलते हैं हवा महल बनाना. नाउ to have daydreams or unrealistic expectations. It means he is building castles in the air by dreaming of becoming a millionaire without working. Yeah. So moving forward, our next idiom is bolt from the blue, which means a sudden and unexpected event. Without wasting any time, हम directly इसका definition पर देखेंगे क्योंकि ये one of the idioms है जो हमने previous lectures में cover किया हुआ है. So it means something surprising and unforeseen, जो एकदम unexpectedly हो जाए. And to use it in sentence, we can say the company's bankruptcy was a bolt from the blue. You can see here सारे इतने अनएक्सपेक्टेड एंड इन्होंने इतना सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन दे रखा है. सो इट मीन्स बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, ब्लो हॉट एंड कोल्ड. देखिए, अगर कोई ऐसा मैटर है जो बार बार गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका ओपिनियन चेंज हो रहा है या फिर उसका स्टेट चेंज हो रहा है. तो इसको स्टेट को हम लिंक कर सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड से. स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ओपिनियन चेंज होना या फिर एटीट्यूड चेंज होना. दैट इज टू बी इनकंसिस्टेंट और इनडिसाइसिव. इनडिसाइसिव होना, कोई आप डिसीजन ना ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड. यहाँ पे देख पा रहे होंगे कभी ये हॉट है एंड कभी इसका दिमाग कोल्ड है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, बरी द हैचेट. हैचेट किसको बोलते हैं? कुल्हाड़ी को बोलते हैं, राइट? आपने कुल्हाड़ी देखा होगा, इसको बोलते हैं हैचेट. सो इट मीन्स टू एंड अ कन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस. अब अगर आपने कुल्हाड़ी को जमीन के अंदर दफना दिया है तो तब क्या हुआ? यू नो लॉन्गर वांट टू यूज इट, राइट? तो अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? यू विल हैव टू मेक पीस विद ईच अदर. दैट इज टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट एंड बिकम फ्रेंडली अगेन. यहाँ पे ये कार्टून में क्या करना है, दोनों गले मिल रहे हैं एंड इनके जो हैचेट है वो साइड में रखा हुआ है, राइट? To use it in sentence, we can say after years of rivalry, the 2 politicians finally buried the hatchet. Coming to our next idiom, cry over spilled milk. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया हुआ है. जल्दी से बताएंगे इसका क्या मतलब है. हमने देखा था अगर एक ग्लास में कोई लिक्विड भरा हुआ है एंड अगर वो छलक जाता है तो इज इट पॉसिबल कि हम उसको वापस उस ग्लास में फिलअप कर पाएंगे? नो. सो इट मीन्स टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अब पछताने से होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत. दैट इज टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज. अब अंडू नहीं हो सकता है. यू हैव टू मेक पीस विद इट, राइट? यहाँ पे देखिए बच्चा रो रहा है क्योंकि इसका जो मिल्क है दैट इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. कमिंग टू नेक्स्ट इडियम, कट टू द चीज. सी, कट टू द चीज का मतलब क्या होता है कि आप घुमा फिराकर जो भी बात कर रहे हैं ना उसको तो हटाइए एंड डायरेक्टली कम टू योर पॉइंट और एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन. यहाँ पे देखिए दिस पर्सन ही स्पीकिंग इररिलेवेंट थिंग्स. तो ये दूसरा पर्सन क्या करता है? इसको काट देता है, इसके जो भी थॉट्स हैं इनको काट देता है. तो क्या दर्शा रहा है कि भाई आप जो इररिलेवेंट बातें हैं ये मत करिए एंड डायरेक्टली कम टू योर पॉइंट. विच मीन्स टू स्किप अननेसेसरी डिटेल्स एंड फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड, अवर नेक्स्ट इडियम इज कुक द बुक्स. सी, कुक द बुक्स का यहाँ पे एक्चुअल एंड लिटरल मीनिंग नहीं होगा कि आपने कोई बुक्स लिए हैं और उनको पका दिया है. इसका मतलब होता है फ्रॉड करना या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई ऊपर नीचे कर देना जिसकी वजह से आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर पाएं. विच मीन्स टू मैनिपुलेट अकाउंट्स टू हाइड मनी रिलेटेड फ्रॉड. टू यूज इट इन सेंटेंस, वी कैन से द अकाउंटेंट वॉज अरेस्टेड फॉर कुकिंग द बुक्स टू अवॉइड टैक्सेस. आजकल ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया है एंड हेंस द फ्रॉडस्टर केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. मूविंग फॉरवर्ड, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. विच मीन्स देखिए ओल्ड ब्लॉक है एंड इसमें से आपने एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया तो क्या ये टुकड़ा इसकी तरह दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा. विच मीन्स अ पर्सन हु क्लोजली रिजेंबल्स अ पेरेंट. दैट इज समवन हु बिहेव्स और लुक्स लाइक देयर पेरेंट. यहाँ पे देखिए ये इसका पेरेंट है एंड दिस इज चाइल्ड. तो क्या ये इनकी तरह रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट इडियम, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है. जल्दी से बताएंगे हमने क्या किया था. दैट इज इसका ओरिजिन स्टोरी. इसका एक ट्रैप था एंड देयर वाज दिस कैट. इसको बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि ये ट्रैप क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है, कैसे काम करता है. एंड जैसे ही वो कैट उसके पास में गई वो उसमें फंस गई. तो दूसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की इच्छा रखना क्या करता है? हमको ट्रबल में डाल देता है. दैट इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस कैन समटाइम्स बी डेंजरस. बहुत डेंजरस होता है. नेक्स्ट इडियम इज कोल्ड फीट. कोल्ड फीट का मतलब हेजिटेंट होना या फिर नर्वस होना. दैट इज टू सडनली फील अनश्योर और अफ्रेड अबाउट अ डिसीजन. टू यूज इट इन अ सेंटेंस, वी कैन से ही गॉट कोल्ड फीट जस्ट बिफोर हिज वेडिंग. देयर इज दिस सीरीज कॉल्ड फ्रेंड्स. उसमें भी क्या होता है? देयर इज अ गाय नेम्ड एज चैंडलर एंड ही गॉट कोल्ड फीट उसके शादी से जस्ट पहले. सो आप ऐसे एसोसिएट कर पाएंगे अगर आपने कुछ इंग्लिश के सीरीज एंड मूवीज देखा हुआ होगा. मूविंग फॉरवर्ड, कास्ट द फर्स्ट स्टोन. विच मीन्स टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और अक्यूज समवन. कास्ट करने का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना, राइट? एंड आप अगर किसी पे स्टोन लॉन्च करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? आप किसी को अक्यूज कर रहे हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. दैट इज टू जज अदर्स वाइल इग्नोरिंग वंस ओन फॉल्ट. अपनी गलतियों को इग्नोर करके इफ यू आर जजिंग समवन, दैट इज कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन. इस पिक्टोरियल मेमोरी से याद रखना. नेक्स्ट इडियम इज कम रेन और शाइन. दैट इज भले ही अगर बरसात हो रही हो या फिर आपकी शाइन आ रही हो. दैट इज आपका अगर सनरेज आपको दिख रहे हो
नो मैटर वॉट हैपन्स, दैट इज समथिंग विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ हो रहा है तो वो होकर ही रहेगा, भले बारिश आए या फिर आपकी धूप पड़े। इन यूज ऑफ सेंटेंस वी कैन से ही गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कम रेन और शाइन। नेक्स्ट इडियम इज कॉल इट अ डे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ था, विच मीन्स टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी काम पर या फिर किसी टास्क को कंप्लीशन के बाद में उस पर काम करना बंद कर देना, और टू डिसाइड टू स्टॉप एन एक्टिविटी यूजुअली फॉर द डे। To use it in a sentence, we can say, after finishing the report, we decided to call it a day. So, shall we call it a day now? No, we can't, क्योंकि हमको अभी रिविजन करना है। तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज हमने जो भी पढ़ा है। तो अवर फर्स्ट इडियम वाज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अगेन आफ्टर अ फेलियर, राइट। प्लेन का एग्जाम्पल देखा था, क्रैश होने के बाद में उसको जीरो से स्टार्ट करना। नेक्स्ट इडियम वाज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब क्या होता है? टेक ऑन टू मच वर्क, इतना ज़्यादा काम ले लेना कि आप उसके लोड को झेल ना पाएं। नेक्स्ट इडियम वाज बिल्ड कासल्स इन द एयर, दैट इज हवा में महल बनाना, राइट, हवा में महल बनाना। यहाँ पे मे कर लेना, ओके। नेक्स्ट इडियम वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इडियम वाज ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हमने देखा था कभी वो हॉट हो रहा है कभी कोल्ड हो रहा है, दैट इज ओपिनियंस चेंज होना, या फिर इनडिसाइसिव होना, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव होना। नेक्स्ट इडियम इज बरी द हैचेट, हैचेट कुल्हाड़ी को बोलते हैं, कुल्हाड़ी अगर आपने बरी कर दी तो उसका मतलब क्या हुआ? मेक पीस, ठीक है, पीस बनाना या फिर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट इडियम वाज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अनडू नहीं कर पाना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट वन कट टू द चीज, विदाउट एनी इररिलेवेंट बातें, आपको डायरेक्टली पॉइंट पर आना, डायरेक्टली पॉइंट पर आना। नेक्स्ट इज कुक द बुक्स, इसका मतलब क्या था? कुकिंग करना नहीं था बुक्स को, इसका मतलब क्या था? फ्रॉड करना। नेक्स्ट वन चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा पेरेंट होता है वैसा ही उसके चाइल्ड में रिजेंबलेंस दिखना इज व्हाट वी कॉल चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, इसका मतलब क्या होता है? बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल, ट्रबल में फंसा देना जस्ट बिकॉज आप बहुत ही क्यूरियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट वन इज कोल्ड फीट, विच मीन्स हेजिटेंट होना, राइट, या फिर थोड़ा फियर होना। नेक्स्ट वन इज कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब क्या था? क्रिटिसिज्म करना, जिसमें भी आप सबसे पहले पर्सन हो वो, या फिर किसी को हार्म पहुंचाना या फिर जज करना, राइट। नेक्स्ट वन इज कम रेन और शाइन, भले ही कुछ भी हो जाए वो काम इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट होएगा ही होएगा। नेक्स्ट वन इज कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है बताइए? स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क, स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे आफ्टर कंप्लीशन, काम वगैरह खत्म करने के बाद में आप अब रुक सकते हैं। तो आई होप टुडेज सेशन वाज एंगेजिंग, एंड हमने जो फर्स्ट इडियम कवर किया था फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, व्हाट वाज इट? इन द पिंक। आई होप यू वर एबल टू रिकॉल इट्स मीनिंग, एंड अगर अभी भी याद नहीं आया है पुराने लेक्चर्स पर जाइए, उनको रिवाइज कीजिए।